हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें वन बाय वन हम हर एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अब तक हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला चैप्टर हमारे पास था जहाँ पर्यावरण अध्ययन क्या होता है का परिचय। दूसरा चैप्टर हमारे पास था कि आपके पास प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, तो वो हमने पढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका इकोसिस्टम क्या होता है, जो आपका थर्ड चैप्टर था। उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये तीनों चैप्टर्स के लिंक देख सकते हैं। साथ ही अब जो आपके पास चौथा चैप्टर है वो है आपके पास स्वास्थ्य। ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी, हमारी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य क्या होता है क्या नहीं। तो इस चैप्टर में जो भी परिभाषाएं आपकी आती है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, तो वो सभी इस चैप्टर में आएगी। उनके बारे में एक बार देखेंगे। और एग्ज़ाम में आपके पास प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास आता है कि संतुलित आहार क्या है, एक नोट लिखें इस पे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये है क्या। तो वो सब हम वन बाय वन इसमें सभी देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, समय गवाए। देखिए, पहले परिभाषा क्या है कि स्वास्थ्य कहा किसे जाता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये क्या है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। तो इंटरनेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि किससे डील करती है? आपकी हेल्थ से। तो WHO के अनुसार मानसिक मतलब कि मेंटल हेल्थ, जिसे हम कह देते हैं मेंटली, सामाजिक एवं शारीरिक। सामाजिक क्या हो गया? सोशली। और शारीरिक आपका है फिजिकली। तो मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होने की अवस्था ही स्वस्थता है, न कि केवल रोगों से मुक्त होना। यानी कि स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है, उसको हम कहते हैं स्वास्थ्य। तो ऐसे ही आगे देखते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है? फिजिकल हेल्थ। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंग, ऊतक, कोशिकाएं उचित रूप से कार्य करती हैं और इसमें व्यक्ति के प्रतिदिन के कार्यों को बिना किसी शारीरिक प्रतिबंध के करने की क्षमता शामिल। यदि आपके कोई चोट नहीं लगी हुई है, आपके हर अंग सही तरीके से काम करने लग रहे हैं, आपके शरीर के सभी अंग, तो उसका मतलब है आप फिजिकली फिट हैं, राइट? शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक हमारे पास है संतुलित आहार। कि आप जो डाइट लेते हैं, खाना लेते हैं, उस खाने में सभी प्रकार के आपके पास न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सब आपने सुने होंगे। तो ये सभी आपके पास यदि किसी आहार में बैलेंस से, संतुलन के साथ अवेलेबल हैं, तो उसको हम कह देते हैं कि हमारे पास संतुलित आहार है। तो पहला कारक क्या है? एक संतुलित आहार होना। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। तो शारीरिक क्रियाकलाप वगैरह जो यदि आप करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वो सभी भी एक कारक है जिसके कारण आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। संतुलित आहार मैं बता ही चुका हूँ। ऐसे ही धूम्रपान तथा अल्कोहल, अर्थात कि आप कोई सिगरेट, स्मोकिंग वगैरह यदि नहीं करते हैं, जिनसे आपको कैंसर हो सकते हैं, राइट? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है, आपके ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है। ये आपके नेगेटिव वो है इफेक्ट पॉइंट्स, ठीक है? तो ऐसे ही घर का वातावरण, यानी कि आप जहाँ जिस भी फैमिली में रहते हैं, जिस भी घर में रहते हैं, वहाँ कोई कलेश ना हो, आप वहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे
वातावरण अच्छा है, यानी कि आपका घर किसी औद्योगिक कारखाने के पास ना हो, आपको स्वच्छ हवा यदि मिलती है, तो ये सभी भी आपके कारण है किसके? शारीरिक स्वास्थ्य के, फिट रहने के। साथ ही जहाँ पे आप काम करते हैं, जैसे बच्चे यदि कॉलेजों में आ रहे हैं, महाविद्यालयों में, तो वहाँ पे महाविद्यालयों का वातावरण, वहाँ पे धूम्रपान ना हो, वहाँ पे आपके पास धुआं ना हो, हैं, आपको अच्छी हवा मिले, साथ ही में वहाँ पे काम करने का अच्छा माहौल हो, तो ये सभी कारण आपके प्रभावित करते हैं किसको? शारीरिक स्वास्थ्य को। तो आपके पास यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य पे एक नोट लिखें एवं साथ ही बताएं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो आपको ये सभी बताने होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य हमने देख लिया, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? मेंटली। तो WHO के अनुसार वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी समर्थताओं को समझ पाता है, यानी कैपेबिलिटीज़ को, कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसको समझ पाता है, जीवन के सामान्य तनाव से संतुलित स्थापित कर सकता है, रचनात्मक ढंग से कार्य कर सकता है और समाज के प्रति योगदान देने में समर्थ है, तो उसको हम कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य। यदि मैं आम भाषा में कहूँ, यदि कोई इंसान, कोई व्यक्ति ठीक प्रकार से सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, निर्णय ले पा रहा है किसी भी बात पे, किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। पहला, सेल्फ एस्टीम, यानी आत्म अवधारणा। सेल्फ एस्टीम किसको कहा जाता है? जहाँ पे आप खुद की ही वैल्यू को काफ़ी हद तक महत्व देते हैं, उसको हम कह देते हैं सेल्फ एस्टीम। सो वह महत्व जो हम स्वयं को देते हैं और स्वयं के बारे में अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक छवि रखते हैं और अपनी ही योग्यताओं को पहचानते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ एस्टीम हमारा बहुत ही अहम फैक्टर है जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं विश्वास तथा स्नेह, ट्रस्ट एंड अफेक्शन। जैसे माता पिता का बच्चों के साथ होता है, वैसे ही यदि आपके साथ आपके ऊपर विश्वास किया जा रहा है और साथ ही आपको स्नेह दिया जाता है किसी के द्वारा भी, तो वो कहीं ना कहीं आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेटर करता है, सुधारता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। ऐसे ही विश्वास बहुत ज़रूरी है। यदि आप खुद के अंदर विश्वास रख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, और ऐसे ही यदि कोई परिवार टूटता है, नुकसान होता है, तो उसको कैसे डील करते हैं, आप कैसे उसको देखते हैं। तो यदि आप वो सब झेल पा रहे हैं अच्छे से, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स हैं। साथ ही आगे बैड और अनअक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी कि आपके पास कोई यदि आपसे बुरा व्यवहार करता है, तो उसके वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ऐसे ही यदि कोई शारीरिक बीमारी आपको लगी हुई है, फिजिकल इलनेस, तो उस केस में भी हमारे सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसे ही तिरस्कार करना या आपकी जो इनकम है, आजीविका है, वो भी आपके काफ़ी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारक हैं आपके पास। सेल्फ एस्टीम हो गया, ट्रस्ट एंड अफेक्शन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, फैमिली ब्रेकअप, बैड बिहेवियर, आपके पास फिजिकल इलनेस है, एब्यूज़ है, इनकम है आपकी। तो ये सभी फैक्टर आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो ये समझ आ गया बच्चों कि ये फैक्टर्स हैं जिनसे ये कारक है जो कि हमें प्रभावित करते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को। तो अब तक हम फिजिकल फिटनेस देख चुके हैं, फिजिकल स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य आपको ये है। अब बात करते हैं कि सकारात्मकता मानसिक स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे किया जाए। मतलब कि ठीक है, आप समझ गए हैं कि ये कारक है जो कि मेरे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, या तो अच्छा बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं। तो क्या हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं?
क्या प्रबंधन भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? देखिए, पहली बात, सामाजिक संपर्क को प्राथमिकता देना। आप नए नए दोस्त बनाए, लोगों से मिलें, तो ये ज़रूरी है यदि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। साथ ही अपनी जीवन शैली में आपके जो लाइफस्टाइल है उसमें सकारात्मकता होनी ज़रूरी है। यदि आप सकारात्मकता रख रहे हैं तो भी आपका मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नींद से समझौता न करें, मतलब आप 8 घंटे की नींद पूरी लें जितना हो सके, क्योंकि यदि आप अच्छे से सोते हैं, 8 घंटे की स्लीप ले रहे हैं, इन दैट केस आल्सो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अपने जो समय है उसको सार्थक कार्यों में लगाएं, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए। यदि कोई बच्चा, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। सिविल सर्विस क्या है आपका? सिविल सर्विस आपके जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, तो उसके लिए तैयारी यदि करनी है तो जब भी आपको खाली समय मिले तो उस खाली समय को व्यर्थ करने की बजाय आप अपनी पढ़ाई में लगाएं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आप मानसिक रूप से फिट हो सकते हैं। ऐसे ही जो ड्रग्स हैं उनसे बचें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ड्रग्स से आप अपने मानसिक तनाव बढ़ता है, तो इसलिए ड्रग्स को अवॉइड करें। फिर उसके बाद देखिए कि ऐसे ही ड्रग्स में आपके पास इलीगल ड्रग्स भी होते हैं। इलीगल जैसे कि मैरिजुएना हो गया, कोकीन हो गए, ये सब गलत बीमारियां हैं, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पे असर डालते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये कुछ और टर्म्स हैं आपके पास। ओपोइड्स हैं वो दवाइयाँ जो जिनसे दर्द कम होता है। ठीक है, ऐसे ही स्टिमुलेंट्स ले सकते हैं, उत्तेजक, यानी कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं। डेप्रेसेंट यानी कि अवसादक औषधि, जो कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेसेंट में है, यानी कि एक तरह से वो तनाव में है, तो तनाव को दूर करने के लिए जो औषधि ली जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रेसेंट्स। ऐसे ही हेल्यूसिनेस यानी कि भ्रम कारक औषधि, ये सभी आपके ड्रग्स के उदाहरण है। ठीक है, तो इन सब से अवॉइड करें, ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करें। क्यों? तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पे कि व्यसन मुक्ति है क्या, कंसेप्ट ऑफ डी एडिक्शन। आपने सुना होगा कि लत लग जाती है कई बार। यदि कोई ड्रग्स ले रहा है तो ड्रग्स की लत तो बहुत बुरी होती है, इंसान वो लत नहीं छोड़ सकता। तो डी एडिक्शन कहा, क्या किसे कहा जाता है? उस लत को छुड़वाने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उसको हम कहते हैं डी एडिक्शन, व्यसन मुक्ति। सो व्यसन मुक्ति का अर्थ है ड्रग्स की लत से छुटकारा पाना। ठीक है, अब इसके लिए काफ़ी थेरेपीज आती हैं। ये देखिए, ये सारी वैसे मेंशन है, आप एक बार देख लेना। फार्माकोथेरेपी है, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की थेरेपी है, मानसिक थेरेपी है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, या फिर हेल्थ रिस्टोरेशन है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स है, इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्टिव थिंग्स है। तो ये आपके पास सारी थेरेपी है जिनसे आप नशे की लत से बच सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, इंडिया में ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर ड्रग्स से बच्चों को, व्यक्तियों को, इंसानों को बचाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं। तो 1985 से पूर्व ऐसा कोई कानून हमारे पास था नहीं जिसमें ड्रग्स को रखना या उपयोग करना अपराध माना जाता था। लेकिन 1985 में एक एक्ट आया जो कि बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम पॉइंट से, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो इस एक्ट के बारे में हम कुछ जानते हैं।
ठीक है, ये 1985 में लागू किया गया था। और इसके तहत जो भी आपकी नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स हैं, जैसे कोकीन हो गया, आपका गांजा हो गया, तो उन सब को रखने, बेचने व उपयोग करने को क्रिमिनल बना दिया गया है, यानी अपराध की प्रवृत्ति में रख दिया गया है इस कानून में। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से कुछ भी ड्रग्स अपने पास रखता है, बेचता है या उपयोग करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो साथ ही इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देते हैं, एनडीपीएस एक्ट। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यही आ जाए, जैसे ये देखिए, एनडीपीएस अधिनियम पर एक नोट लिखें। तो आपको इसके बारे में लिखना होगा कि कब ये बना था, पास कब हुआ, और कितने कितने संशोधन हो चुके हैं इसमें। आप देख सकते हैं 1988, 2001, 2014, तो ये इसमें संशोधन अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। फिर बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस कानून में, और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे, वैसे तो कानून बहुत अच्छा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले भांग, आपने सुना होगा भांग, है ना, तो भांग के पौधों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो लोग कानूनी रूप से भांग का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इस एक्ट में ये वर्णित नहीं है, यानी अर्थात कि जो आपके पास इलीगल ड्रग्स की लिस्ट है उसमें भांग वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब भांग को लिया जा सकता है कानून के तहत। ठीक है, तो यही वजह है कि आपके पास इसमें काफ़ी सुधार की आलोचनाओं की सुधार की ज़रूरत है इनमें। और 2014 में सुधार के अनुसार पूरी लिस्ट तैयार की गई है नशीली दवाओं की, और राज्यों की कुछ नशीली तत्वों की खेती की अनुमति की ताकत प्रदान की गई है। यानी कि कुछ स्टेट्स इनकी खेती कर सकते हैं। वो किस लिए, ताकि मेडिसिनल रूप से इनका यूज़ किया जाए, न कि इसको नशे के तौर पे यूज़ किया जाए। उदाहरण के लिए उत्तराखंड ने मैरिजुआना, जो आपका इलीगल ड्रग है, कि वैधानिक खेती की ओर कदम बढ़े हैं, यानी कि अलाउ कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था एनडीपीएस एक्ट। फिर एक परिभाषा आती है बहुत ज़रूरी, नार्को टेररिज्म। ये एक्चुअल में है क्या, हो सकता है आपके एग्जाम में यही याद है कि नार्को टेररिज्म क्या है। ये देखिए यहाँ आया हुआ ना, इसमें क्या है, नार्को टेररिज्म दो वर्ड से मिलकर बना है। नार्को मीन्स आपका ड्रग्स वगैरह, टेररिज्म यानी आतंकवाद। तो यानी कि यदि आपके पास जो ड्रग्स है उनको यूज़ किया जाता है किस प्रकार से, आतंकवाद को फैलाने के तौर पे, तो उसको हम कह देते हैं नार्को टेररिज्म। ठीक है, तो मूल रूप से यह शब्द 1983 में ये लाउडेटरी के द्वारा उसके राष्ट्र में ड्रग्स परिवर्तन पुलिस पर हुए आतंकवादी हमले के लिए प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, तो आतंकवाद को प्रायोजित करना एक काफ़ी खर्चीला विषय है, और जिसकी वजह से ड्रग्स का यूज़ किया जाता है कानून ढंग एवं स्रोतों से नहीं दिया जाता है, वह गैर कानूनी ढंग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे उदाहरण के तौर पे 1 किलोग्राम हेरोइन के यूएस बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए कीमत है। यह कीमत स्थान के अनुसार बदल दी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वहाँ के नियम व कानून की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास पड़ोसी नेबर, हमारे पास पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान को यदि समाज में, इंडिया में टेररिज्म फैलाना है, तो वो ड्रग्स की खेती को या ड्रग्स को बॉर्डर पार करवा कर यहाँ पे भिजवा सकता है, भिजवाता है, जिसकी वजह से जो युवा है हमारे, वो उसकी चपेट में आते हैं ड्रग्स की। ठीक है, तो इसलिए ही नार्को टेररिज्म भी आपके मानसिक स्वास्थ्य
जो है उसके लिए काफ़ी खतरनाक है, तो इससे बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि कुछ अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। जैसे देखिए, शारीरिक शारीरिक स्वास्थ्य क्या है ये मैं बता चुका हूँ आपको। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, देखो आ गया ना क्वेश्चन। ऐसे ही नार्को टेररिज्म क्या होता है, ड्रग्स के दुरुपयोग क्या है, ठीक है। शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ड्रग्स से दुर्व्यवहार और डी व्यसन मतलब कि डी एडिक्शन, इस पे एक नोट लिखें, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ प्रश्न है, क्वेश्चंस है। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर था जो कि किससे डील करता था, आपके स्वास्थ्य से। तो इसके बाद अब तक हम 4 चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं पहले 3 चैप्टरों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप देख लेना। उसके बाद हम अगला 5वां चैप्टर हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन पढ़ते रहें, और साथ ही में अपना उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। कुछ यदि पूछना हो किसी भी स्टूडेंट्स को, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन या क्वेरीज डाल सकते हैं। तो फिर बच्चों हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। आई होप आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो गुड लक, टेक केयर, बाय।